नमस्कार। मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी पर हमारा विशेष कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी खरी। हमारा वो कार्यक्रम जिसमें श्रवण जी देश के जाने माने पत्रकार संपादक अपनी तीखी टिप्पणियां करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है और ना ही विपक्ष, दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं, लेकिन सुनते जरूर हैं। दरअसल छठे चरण के लिए मतदान हो चुका है, 7वें चरण का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा इंतजार है 4 जून का। और ये इंतजार पिछले कई सालों के चुनाव के इंतजार की शायद सबसे बड़ी घड़ी है। सबसे लंबा इंतजार लोग कर रहे हैं और बहुत बेसब्री के साथ, बड़ी बेचैनी के साथ इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जो चुनाव शुरू हुआ था तो एक तरफा लग रहा था, लेकिन अब सत्ता पक्ष की भी सांसें अटकी हुई हैं और विपक्ष की भी सांसें अटकी हुई हैं और बहुत सारे लोगों की भी सांसें अटकी हुई हैं। बहुत सारे लोग जो राजनीतिक पंडित अपने आप को कहते हैं, तमाम बड़े बड़े संपादक और जो विद्वान लोग हैं, राजनीति के जो बड़े धुरंधर खिलाड़ी हैं, वो सब भी बड़ी बेसब्री के साथ अपनी सांसों को रोककर 4 जून का इंतजार कर रहे हैं कि 4 जून को होगा क्या। और एक ही सवाल सबके दिमाग में है, क्या नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन के उभरेंगे या फिर कुछ ऐसा उलटफेर होगा कि इतिहास हमेशा हमेशा याद रखेगा। इस असमंजस की घड़ी में, बेचैनी की घड़ी में और बहुत बेसब्री की घड़ी में, जानते हैं कि श्रवण जी कैसे इस घड़ी को डिफाइन करते हैं और कैसे इस वक्त को अपने हिसाब से वो एक नजरिए में ढालते हैं। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में, जो आपका अपना कार्यक्रम है। जो मैंने कहा, अगर आप उससे इत्तेफाक रखते हैं तो आपको क्या लगता है, ये अनईजीनेस क्यों दिखाई पड़ रही है? एक अजीब सी बेचैनी है पूरे माहौल में। एक तो 19 अप्रैल से लगा के 1 जून तक का जो पीरियड है, बहुत लंबा पीरियड है। पूरे देश को जैसे छुट्टी पर रवाना कर दिया गया है, इस तरह का है, वेकेशन पर कहीं भेज दिया गया है। देश है ही नहीं, अपनी जगह पर नहीं है और चुनाव हो रहे हैं। एक अजीब किस्म का माहौल और बेचैनी, अनईजीनेस जो शब्द आपने इस्तेमाल किया, वो धीरे धीरे देश को अपनी ग्रिप में ले रहा है। और वो मैंने कभी देखा नहीं, इस तरह का माहौल नहीं देखा। जब 1977 में नतीजे आए थे आपातकाल के बाद चुनाव के, तब भी नहीं देखा, क्योंकि लोगों को पता था क्या होने वाला है। इंदिरा गांधी को भी पता था कि क्या होने वाला है। पर इस समय अघोषित आपातकाल है और नतीजे आने हैं। एक घोषित आपातकाल के बाद नतीजे सबको पता थे क्या आएंगे, और एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी के बाद के नतीजों पर लोगों की नजर है। जो लास्ट फेज है 1 जून को, उसमें अभी 5 दिन का टाइम है और 57 सीटों पर वोटिंग होना है। और ये जो 7th फेज है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें 57 सीटें हैं। बिहार है, यूपी है, झारखंड है, हिमाचल की 28 सीटें हैं, जो बीजेपी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूपी की 13 सीटें हैं, बिहार की 8 हैं, हिमाचल की 4, झारखंड की 3, और उड़ीसा, बंगाल, पंजाब, चंडीगढ़ अलग है। जी। लोगों का ध्यान ही नहीं है कि कोई 7वां फेज भी है और 57-58 सीटें हैं। लोग केवल और केवल उनको लगता है चुनाव तो हो चुका है और अब नतीजे क्या आना चाहिए और क्या आएंगे। इस पूरी जो बेचैनी है, उसमें अमित शाह जी ने जो कह दिया आज, जो इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुआ है, उसने कह भी सकते, ये भी कह सकते हैं कि आग में घी का काम किया है। जी। अमित शाह जी ने कहा है कि 5 फेज के चुनाव के बाद, मतलब वो छठे को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, उसके बगैर ही 300 से 310 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं। मतलब
428 सीटों का मतदान हुआ था 5वें फेज तक, और 428 सीटों में से वो कह रहे हैं 300 से 310 सीटें मिल रही हैं। हम्म। देश का गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जब इस तरह की बात करें तो गंभीरता से लेना चाहिए, हम्म। क्योंकि उनके पास तो बूथ लेवल की जानकारी होती है। हम्म। पूरा गृह मंत्रालय, गुप्तचर विभाग सारा उनके पास है। जो कह रहे हैं वो काफी डराने वाला है। इसका हम्म। मतलब क्या है कि जो छठे और सातवें चरण की 115 सीटें हैं, उस ये जो प्रतिशत इन्होंने दिया है 428 में से 300 या 310 का, उसके हिसाब से 115 जो सीटें हैं छठे और सातवें फेज की, उसमें से 80 सीटें उनको मिलना चाहिए। हम्म। इसका मतलब है कि जो आंकड़ा वो कह रहे हैं 370 380 का, वो पूरा हो रहा है। यानी कि जो सातवां फेज है 57 सीटों का, उसमें 40 सीटें मिलना चाहिए। इसमें बनारस भी है, पटना साहिब भी है जहाँ रविशंकर प्रसाद हैं, हम्म। बारामूला भी है जहाँ अब्दुल्ला हैं, मंडी है जहाँ कंगना रनौत हैं, डायमंड हार्बर है जहाँ अभिषेक बनर्जी हैं, बसीर हाट है जहाँ संदेश खाली है, गोरखपुर है जो हम्म। हमारे माननी का गढ़ है आदित्यनाथ जी का। अब ऐसे में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अगर कुछ कह रहे हैं जी। और बड़ा अफर्मेटिव टर्म में कह रहे हैं बहुत, तो उसमें कोई लाग लपेट नहीं है, तो ये मान के चलना चाहिए कि वो कुछ देश को तैयार रहने की या तैयार करने की कोई एडवांस बुकिंग कर रहे हैं, हम्म। हम्म। और ये बता रहे हैं कि आने वाली संसद कैसी नजर आने वाली है, आप पिक्चर बना लीजिए कि जो बाकी 143 सदस्य बचेंगे हम्म। वो कौन होने वाले हैं। आशुतोष जी देखिए, मतदान प्रारंभ होने के पहले अगर कोई कहे 400 और 370, हम्म। तो समझ में आता है कि एक माहौल बनाने के लिए किया जा रहा है। मतलब कि भाई हम ऐसा जितना जीत रहे हैं तो देश में एक माहौल बनता है और लोग तैयार होते हैं कि भाई हाँ ये बन रहे हैं तो हमको भी वोट देना चाहिए। पर मतदान के अंतिम चरण के पहले इस तरह का बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ दावा पेश करना, और जो इंटरव्यू लेने वाले हैं, जो मैंने हम्म। प्रकाशित इंटरव्यू देखा, जो वेबसाइट पर देखा, उसमें नीरजा चौधरी और राजकमल झा की तरफ से कोई इस तरह का सवाल दागा हो उन्होंने इंटरव्यू लेने वालों ने, कोई आश्चर्य मिश्रित कोई इस तरह का साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ कि अरे क्या कह रहे हैं आप, वो इंटरव्यू में जारी नहीं हुआ जो मैंने वेबसाइट पर देखा है। हम्म। और ये जो है, ये खौफ पैदा करता है, डर पैदा करता है। देखिए, अमित शाह जी के कहे पर दो तीन तरह की प्रतिक्रियाएं व्यक्त की जा सकती है। जी। एक तो ये कि अमित शाह जी इस तरह की दावे करते रहे हैं। मतलब अगर आप उनके बंगाल के चुनाव का देखें दावा, जो रिलीज में था, या कर्नाटक में दावा था, या तेलंगाना में दावा था, या मध्य प्रदेश में दावा था 2018 में, या बिहार में जो दावे किए गए थे, या वो कभी पूरे नहीं हुए। मतलब हम्म। किसी जगह पूरे नहीं हुए।
सब जगह बीजेपी हार गई। पर क्या हमको ये मानना चाहिए कि ये भी विधानसभाओं की तरह ही किया हुआ एक दावा है? जैसे 15 लाख रुपए के लिए उन्होंने कह दिया था, वो तो जुमला था, बैंक में आ जाएंगे, उसको गृह मंत्री ने जुमला बता दिया था। तो क्या हम, अगर ये आंकड़े नहीं आए तो क्या वो कहेंगे कि अरे वो तो जुमला था? नहीं नहीं, नहीं कहेंगे। हम्म। लोकसभा के लिए जो वो कह रहे हैं उसको हम विधानसभाओं में कहे गए दावों की तरह नहीं ले सकते हैं, क्योंकि विधानसभाओं में जो लोग दाव पर थे, स्टेक्स जो थे वो अलग थे, और लोकसभा के स्टेक्स बहुत अलग हैं। हम्म। इसमें दाव पर प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, पूरी पार्टी है। तो सवाल यह है कि जो नागरिक पूछ रहे हैं वो एक अलग किस्म का सवाल पूछ रहे हैं। नागरिक ये नहीं पूछ रहे हैं कि एनडीए जीत रही है कि इंडिया अलायंस जीत रहा है। पिछले चुनाव में लोग पूछते थे कि कांग्रेस जीत रही कि भाजपा जीत रही है। इस बार पूछ रहे हैं कि मोदी वापस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, या मोदी आ रहे हैं क्या। जो पूछते हैं सवाल, दो तरह की भाषा होती है कि मोदी वापस आ रहे हैं क्या, या मोदी की वापसी हो रही है क्या, या ये जी। मतलब सवाल ही अलग है, वो फ्रेम भी अलग कर रहे हैं। मोदी की वापसी को लेकर किए जाने वाले सवाल के पीछे जो अपेक्षा है या डर है, वो हम बहुत ही कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकते कि वो जो पूछने वाला है या बात करने वाला है वो मोदी के आने की प्रतीक्षा कर रहा है या कि मोदी के आने से डर व्यक्त कर रहा है। वो क्योंकि पूछने वाला अपनी राय व्यक्त नहीं कर रहा है, वो क्यों जानना चाहता है कि अरे आप बताइए। दूसरा पॉइंट ये है, जो चल रहा है या जो कहा जा रहा है या जो हो रहा है, वो हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का कभी हिस्सा नहीं रहा, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का भी हिस्सा नहीं रहा। जी। मतलब जो हो रहा है उसमें मोदी वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए एक बहुत बड़ी व्यक्तिवादी चुनौती बन गए हैं, और इसीलिए पूरे के पूरे सवाल जो हैं वो मोदी को लेकर केंद्रित हैं, मोदी पर केंद्रित हैं। इसमें एक पॉइंट ये है कि अगर जैसे अनुमान व्यक्त किए जा रहे हैं 220, 250, 240, तो फिर इसका मतलब है कि मोदी को समर्थन प्राप्त नहीं है जनता का, और फिर भी वो जीत का दावा कर रहे हैं। तो फिर किसका समर्थन प्राप्त है, कौन सी ताकत है जिसके समर्थन के दम पर वो कह रहे हैं। और अगर जनता का समर्थन मोदी के साथ है तो सवाल ये कि ये जो भीड़ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और अखिलेश और तेजस्वी और तमाम नेताओं की सभाओं में, रैलियों में उमड़ रही है, ये भीड़ कौन सी है? मतलब क्या इस भीड़ को मोदी खुद भेज रहे हैं भ्रम फैलाने के लिए, या बीजेपी भेज रही है? अगर ये लोग साथ नहीं है विपक्ष के, और विपक्ष एकजुट नहीं है, और ये सारे का सारा वोट ट्रांसफर हो रहा है बीजेपी को, तो क्या होने वाला है? मतलब भीड़ का, हम भीड़ की मानसिकता का अंदाज कैसे लगा सकते हैं? जी। आप अगर देखें जो बहस चल रही है सारी, वो प्रशांत किशोर के आंकड़े 303 बता रहे हैं, वो योगेंद्र यादव के आंकड़े वो लगभग 250 के आसपास बता रहे हैं, पराकाला प्रभाकर 200 बता रहे हैं, 200
240 बता रहे हैं। अगर ये सारे आंकड़े बकवास हैं, झूठे हैं, तो फिर विपक्ष क्या करने वाला है? और विपक्ष क्या फिर जनता के फैसले को स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा? और 545 में से 370 सीटें, 380 सीटें अगर बीजेपी को मिल रही है और एनडीए की सीटें अलग हैं, तो फिर देश में विपक्ष की जरूरत बचेगी क्या? विपक्ष का क्या करना है? मतलब विपक्ष को अगर ठुकरा दिया है जनता ने, इलेक्शन कमीशन ने कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज सारे आंकड़े रिलीज कर दिए हैं, वो ट्विटर पर अवेलेबल हैं। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एब्सोल्यूट टर्म्स में आंकड़े जारी कर दिए हैं। मेरा कंक्लूजन ये है आशुतोष जी, आंकड़े तो अमित शाह जी ने जारी किए हैं, इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों की तो अब जरूरत नहीं बची। तो हम इलेक्शन कमीशन के एब्सोल्यूट जो फिगर्स हैं मतदान के, देश की जनता उसका क्या करेगी? अगर 7वें फेज के पहले ही अमित शाह जी ने कह दिया है कि हमको 370 सीटें मिल रही है और आप 4 जून को देख लीजिएगा, तो फिर अब इलेक्शन कमीशन की भी क्या जरूरत है? देश में विपक्ष की भी क्या जरूरत है? और अंतिम यह है कि देश में अब जनता की भी क्या जरूरत है? मतलब जनता का होना नहीं होना कोई मतलब नहीं रखता है। तो ये जो बेचैनी है, जो दिख रही है, अनइजीनेस, जो मैंने कहा है उससे उस अनइजीनेस में और बढ़ोतरी होने वाली है, वो कम नहीं होने वाला है। पर मैं उसमें कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि जो चीजें चल रही है वो तमाम ऐसी चल रही हैं कि जो 4 जून तक लोगों की धड़कनों को बढ़ाने वाली है। और ये एक ऐसे पीरियड में हम चले गए हैं कि जिसमें कई चीजें बहुत ही अंधकारमय हो गई है, अनिश्चित हो गई हैं, क्योंकि सबके दावे अब अलग अलग हो गए हैं। और देश को अगर यकीन करना पड़ेगा तो उन लोगों के आंकड़ों पर यकीन करना पड़ेगा जो सत्ता में बैठे हुए हैं, क्योंकि सारे आंकड़े उनके ही हाथ में हैं। जी, थैंक यू सर।